Welcome students to part 5 of this chapter electric charge and field. अच्छा, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो कूलम्ब्स लॉ में एक वर्ड हमने यूज किया था परमिटिविटी, जो K है उस फॉर्मूला में वो याद होगा K। अब ये परमिटिविटी है क्या? तो मैंने ये अलग सा ये पार्ट इसलिए बनाया कि ये परमिटिविटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो इसलिए इसका मैंने एक अलग सा एक पार्ट बनाया है। अच्छा, नाउ डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम which determines the electric force between two charges situated at that medium। मान लो दो चार्ज है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तो रहेगा। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन और ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, ये जो दो चार्ज है ये किसी मीडियम में होगा, किसी एक मीडियम में तो होगा, ऑब्वियसली एयर में हो, वाटर में हो, कहीं ना कहीं पे तो ये दो चार्ज होगा। उस मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जैसे नाम से लग रहा है कि परमिट करता है ज्यादा फोर्स के लिए, वैसा नहीं है, ये उल्टा है। ये परमिटिविटी क्या करता है, ये अपने मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या करता है, इसको ये जो फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है उसको तोड़ने का कोशिश करता है, उस फोर्स को वीक करने का कोशिश करता है। तो जैसे कि फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। और मैंने K को क्या बोला था, K को मैंने उधर सिर्फ लिखाया था 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब ये देखो K का जो वैल्यू है, K का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, E पे, आई मीन इप्सिलॉन पे। इसको E नहीं बोलते, इप्सिलॉन बोलते हैं। और जो ये इप्सिलॉन है ये क्या है, ये है परमिटिविटी। तो इस फॉर्मूला से जैसे दिखाई दे रहा है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि E बढ़ेगा तो K घटेगा, K घटेगा तो फोर्स घटेगा। दैट मींस जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो घटेगा। तो अभी इप्सिलॉन के मैंने बोले कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अभी तुम्हारे बुक में या बहुत सारी जगह पे तुम लोग लिखोगे कि इप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ रहता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इप्सिलॉन? डिफरेंस क्या है? इप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, और इप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। फ्री स्पेस पे, वैक्यूम पे या एयर पे जो हम लोग परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इप्सिलॉन नॉट। चलो इस पे बात पे आएंगे। पहले ये समझ लो कि जब इप्सिलॉन बढ़ेगा, जब परमिटिविटी बढ़ेगा तब फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। जितना ज्यादा परमिटिविटी रहेगा उतना ज्यादा तोड़ने का कोशिश करेगा, जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। अभी इप्सिलॉन नॉट जो है इसको मैंने क्या बोला, परमिटिविटी इन वैक्यूम बोल दो, फ्री स्पेस बोल दो या फिर एयर बोल दो। अभी वैक्यूम में क्या कुछ पार्टिकल्स होगा जो जाके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का कोशिश करेगा? नहीं, बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, ना के बराबर होंगे। तो इसलिए इप्सिलॉन नॉट जो है वो सबसे कम होता है वैक्यूम में या फिर एयर में। या वैक्यूम फ्री स्पेस में इप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है उसका वैल्यू सबसे कम होता है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में। तो अगर इप्सिलॉन नॉट एयर में सबसे कम है तो ये जो फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी है, वो फोर्स हाईएस्ट कहां पे होगा? ऑब्वियसली वैक्यूम में। जहां पे ये सबसे कम होगा, ये जहां पे कम होगा ये बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो जहां पे ये सबसे मिनिमम होगा वहां पे ये फोर्स सबसे
मैक्सिमम होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट का पहले वैल्यू लिखा देता हूं मैं। इसका जो वैल्यू है वो है 8.85 into 10 to the power -12 c square by न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये परमिटिविटी का सबसे मिनिमम वैल्यू है। बाकी जो भी वैल्यू है, जो भी मीडियम में वैल्यू है, ये इप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही आएगा, ये सबसे कम है। तो ये अगर इस मीडियम में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में सबसे कम है, तो फोर्स जो है वो फोर्स जो है, फोर्स ये अगर मिनिमम है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ये अगर मैक्सिमम है तो फोर्स मिनिमम होगा। तो फोर्स इन वैक्यूम हमेशा दूसरे जगह, दूसरे मीडियम में जो फोर्स होगा उससे ज्यादा ही होगा। कहने का मतलब, इसको सिंपल में ऐसा समझो, मान लो ये ईयर है, इसमें परमिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो जाके मान लो दो चार्ज है, इसके बीच का फोर्स को मींस ब्रेक करे। तो इसलिए अट्रैक्शन या रिपल्शन ईयर में सबसे मैक्सिमम होता है। पर जैसे ही किसी मीडियम में चले जाएंगे, वाटर में चले जाए, ग्लास में चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहां पे ई का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। जैसे ई का वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे ही एफ का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए एफ ऑफ ओ जो है ये सबसे मैक्सिमम होता है, और ई ऑफ ओ जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट और एफ नॉट हमेशा मैक्सिमम होता है और एप्सिलॉन नॉट हमेशा मिनिमम होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं ओके स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो तो मैंने लिखा दिया था 8.85 into 10 to the power -12। अभी जो मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू होता है, जैसे कि वाटर में परमिटिविटी का वैल्यू है 7.12 into 10 to the power -10 और ग्लास में उसका वैल्यू है 3.01 into 10 to the power -11। नाउ ये पहले भी मैंने बताया था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी इन एयर। तो ये चीज यहां से अगर समझ में आ गया होगा तो ये वैल्यूज, ये मीनिंग, ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसका जो डेफिनेशन है, the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of free space is called the relative permittivity। in short, किसी भी मीडियम में हम लोग की अलग अलग से बोलते हैं ना कि इसका परमिटिविटी एयर में इतना है, इसका परमिटिविटी वाटर में इतना है, इसका परमिटिविटी, ऐसा ना करके हम लोग इसको डिनोट करते हैं एक रिलेटिव परमिटिविटी से, जिसका सिंबल है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो वाटर का हो गया, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी इन वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू कितना होगा, 81। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को हम लोग बोलते हैं, इसको जो डिवाइड करते हैं परमिटिविटी इन द मीडियम टू परमिटिविटी इन एयर, उसका जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी इन वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू 81। तो अगर हमें परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है तो 81 इनटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आपको पता ही होगा, 8.85 वाला जो मैंने दे के रखा हुआ है। सिमिलरली अगर दिया कि ऑफ ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास है 7, इसका मतलब क्या है,
permittivity in glass divided by permittivity in free space is equals to 7, यानी permittivity of glass equals to 7 epsilon naught into हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इससे निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज आप लोगों को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उसका एग्जांपल ट्राई करता हूँ, और अगर ये विजुअलाइजेशन करने में आपको तकलीफ हो, ठीक से समझ में नहीं आए, तो मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं क्लियर करके दूंगा। मान लो कि फोर्स इन वाटर, यहां पे मैंने बोला था कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है 81 वाटर का। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 81। अब सोचो कि यानी कि मैं क्या बोलना, इससे फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन वाटर क्या है, एक मीडियम है, तो मैं फोर्स इन मीडियम बोल रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या विजुअलाइज कराने का कोशिश कर रहा हूं। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी है 81, यानी जब परमिटिविटी एयर से अगर हम लोग परमिटिविटी वाटर का कंपैरिजन करें, तो उसका मीडियम का जो है उसको डिवाइड करने के बाद वो 81 टाइम्स बढ़ जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि वाटर का जो परमिटिविटी है वो वाटर में बढ़ जाता है कंपेयर टू एयर। तो अगर वाटर में बढ़ जाएगा, परमिटिविटी अगर बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि हमें पता है कि परमिटिविटी बढ़ेगा तो उसका जो फोर्स है उसको तोड़ने का कोशिश करेगा। तो वाटर में अगर 81 टाइम्स बढ़ रहा है, तो वाटर में फोर्स कितने टाइम्स घटेगा? 81 टाइम्स घटेगा। इसलिए वैसा ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट बाय 81। इससे फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। और मीडियम में क्या होगा, मीडियम में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन इन द मीडियम होगा q1 q2 बाय r स्क्वायर। अभी अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, FO बाय F नॉट बाय FM फोर्स इन मीडियम, तो अच्छा चलो मैं करके दिखाता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। माना दो चार्ज है q1 और q2, इनका फोर्स का ये लिख रहा हूं मैं, बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म तो कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आई थिंक em ऊपर आ जाएगा, e नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, तो आ गया ना हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। तो देखो यही तो मैंने लिखा है कि fm ये है f नॉट बाई fm। तो f नॉट बाई fm इक्वल्स टू er, यानी fm इक्वल्स टू f नॉट बाई e टू द पावर r, e टू द पावर क्या बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r नहीं m मीडियम सॉरी। तो फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि किसी भी चीज मीडियम में अगर फोर्स देखना हो, तो हमें पता है कि परमिटिविटी एयर में सबसे कम होता है, किसी भी मीडियम में बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है वो हमें इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इतना गुना अगर बढ़ गया परमिटिविटी, तो उतना गुना तो कम जाएगा फोर्स, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना फोर्स घटेगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमने देखा कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था रिगार्डिंग परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, वो अभी एक दो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी
परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी समझने के बाद अभी यहाँ से जो तुम्हारे बोर्ड लेवल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं पहले वो ट्राई करके देखते हैं। मान लो तुम्हें कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा कि दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस d है और सेम Q1 Q2 इनके बीच में डिस्टेंस d है। तो ऐसा बोला जाएगा तुम्हें कि वैक्यूम में अगर इसका फोर्स F है तो ये जो भी मीडियम है, मानो कुछ लिक्विड मीडियम है, लिक्विड में जाके ये F/4 हो जाएगा। तो ये पता है ना कि वैक्यूम में फोर्स सबसे हाईएस्ट होता है। किसी भी लिक्विड है मान लो, वहां पे जाके उसका फोर्स जो है वो फोर्थ पार्ट हो गया, F/4 हो गया। अभी हमें बोला गया है कि इसका एप्सिलॉन r निकालो, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड निकालो। इसलिए करना कुछ नहीं है, जस्ट फोर्स निकालना है। तो फोर्स F0 कितना हो जाएगा? F0 मेरे ख्याल से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर की जगह पे डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर हो जाएगा। और Fm कितना हो जाएगा? Fm हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। लेकिन ये Fm जो है, फोर्स जो है इधर F है और ये Fm जो है ये F/4 है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे F4 बाई Fm तो इधर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। ये कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा। अब FO की जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं ये F और FM की जगह पे बिठा सकते हैं ये F/4 और इधर बचेगा ये एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ ये जो है ये क्या है? ये है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और यहाँ पे F कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया? 4। तो ऐसा टाइप क्वेश्चन ही आएगा तुम्हारे बोर्ड लेवल्स में, तो बहुत ही इजी है। और क्या डिफरेंस आ सकता है? तो चलो थोड़ा चेंज करके दे देते हैं इस क्वेश्चन को कि दिया रहेगा ऐसा दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में हो सकता है कि डिस्टेंस थोड़ा चेंज कर दे। इसी दो चार्ज है Q1 Q2, ये डिस्टेंस मान लो d दिया है और ये भी डिस्टेंस दे दिया है d/2 और ये मान लो वैक्यूम है और ये मान लो कोई कुछ भी है, मान लो कुछ भी है, चलो कोई और लिक्विड मान लेते हैं। ये F है और ये मान लो ये दे दिया है F/2 दिया हुआ है। तो अभी ये निकालेंगे कैसे? F0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई वो सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ऊपर वाला होगा d स्क्वायर। तो F0 क्या था? F और Fm क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय d स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ये d/2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस हमने d/2 लिया है। इज इक्वल्स टू ये फोर्स कितना है? F/2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इसका फोर्स लिक्विड में जाके हाफ हो जाता है। अभी चलो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। F0 बाई Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर बाय ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय 2 टू द 4। अभी यहाँ पे डाल देते F/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा, 4 पाई कटेगा, 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 d स्क्वायर Q1 Q2 d स्क्वायर कट जाएगा, 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा तो ये आके हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, सॉरी m तो ऊपर चला जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नॉट इनटू 4
रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 4, एफ एफ कट जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू ई आर इंटू 1/4। तो रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी ई एम और ई आर इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा 4 2 8। तो ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशंस यही करेंगे कि आइदर डिस्टेंस चेंज कर देंगे या फोर्स चेंज कर दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे प्रोसीजर पहले वाला बताया वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे d के जगह पर सिर्फ d/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो d²/4 4 1/4 हो जाएगा। ये तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, एफ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया 8। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जो एनडब्ल्यूटी 2000 यार भूल गया मैं, एनडब्ल्यूटी में क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो करेंगे अभी हम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आया था एनडब्ल्यूटी या जेईई था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, जो भी है। Two identical spherically metallic sphere are hung by string and the string makes 60 degree with each other in vacuum. When the whole arrangement is kept in liquid of density 0.5 gram per centimeter cube, the angle remains same. Calculate the dielectric constant. Dielectric constant मतलब relative permittivity of the fluid. और sphere का density दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है? जो पिछला न्यूमेरिकल में दिखाया वही करना है, सिर्फ थोड़ा माइन्यूट एडजस्टमेंट करना है। कैसे? जैसे कि मान लो ये जो दो स्फेरिकली मेटालिक आइडेंटिकल स्फेरिकली मेटालिक बॉल है, ये ऐसे लटका हुआ है 60 डिग्री, वैक्यूम में भी सेम है और ये वैक्यूम में, और ये किसी लिक्विड में, दोनों में सेम है। अब बोला है कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी निकाल के दिखाओ। अच्छा, पहले हम लोग वैक्यूम का बात करते हैं। लिक्विड का मैं रब कर देता हूं, लिक्विड के बाद में आएंगे हम लोग। ये एक मेटालिक स्फीयर है और मानो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, प्लस Q ले लेते हैं। ये एक मेटालिक स्फीयर है तो ऑब्वियसली इसका एक मास होगा, मान लो ये मास m है। ओके, तो ये सेंटर से अगर ये होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री। अब देखो ये मास यहाँ पे लटक रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन होगा। इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट होगा इस तरफ। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा T साइन, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये होगा T cos थीटा, और जो उस तरफ है उसका होगा T sin थीटा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टेंशन का दो कंपोनेंट, ये जो परपेंडिकुलर होता है वो cos थीटा होता है, जो वर्टिकल होता है sin थीटा होता है। अब देखो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से इस प्लस चार्ज में एक फोर्स आएगा तो उसको रिपेल करके अट्रैक्ट करेगा। आई थिंक अगर लाइक चार्ज है तो वो रिपेल करता है, तो ये जाएगा ऐसा। और तो ये जो फोर्स है ये उस तरफ जाएगा, और ये मास जो यहाँ पे लटका हुआ है इसके लिए इसके नीचे एक वेट लगेगा जो है mg। तो ये वैक्यूम में जितना है वो तो लिख लिया हमने। अब देखो FO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T sin थीटा। FO इक्वल्स टू T sin थीटा। अब T cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? mg। mg इक्वल्स टू T cos थीटा। T sin थीटा FO, और जो फोर्स होता है तुम्हें पता है ना, सब इक्वल और अपोजिट होता है, तो mg इक्वल्स टू T cos थीटा। वैसे ये इक्वल है इसलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो ये हिलता। अभी अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, T कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा मेरा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू FO बाय mg। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, T कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा आ गया, tan थीटा FO बाय mg। नाउ ये स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लो उस स्फीयर का जो डेंसिटी है सिग्मा है,
इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। डेंसिटी सिग्मा है और वॉल्यूम v है। तो मास का फॉर्मूला क्या है? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और g को ऐसे लिख देता हूं g। तो ये हो गया खत्म वैक्यूम का, इसको यहीं पे छोड़ दो वैक्यूम का। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में क्या होगा। क्या लिक्विड में कहानी पूरा सेम रहेगा? मुझे लगता है एक चेंज आया होगा, देखते क्या चेंज आता है। सेम इधर mg लगेगा, ऊपर t cos थीटा लगेगा क्योंकि यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा t, यहाँ पे लगेगा t sin थीटा और यहाँ पे लग रहा होगा फोर्स इन द मीडियम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसको उस तरह से लिखेगा। अब लिक्विड में आपको पता है कि अगर कोई भी चीज फेंको इसके ऊपर और एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो ये t cos थीटा के साथ ऊपर और एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स होगा अपथ्रस्ट। तो इधर चलो t sin थीटा तो सेम ही रहेगा Fm, और चेंज होगा कि यहाँ पे t cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट, क्योंकि दोनों तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, t cos थीटा भी ऊपर की तरफ और अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ, इज इक्वल्स टू mg। अभी अगर u को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल्स टू mg माइनस u। अब तो यहाँ पे टेंशन t लिया, इसका तो अलग होगा, t डैश ले लेते हैं, सेम ही है, उसका डिफरेंस नहीं होगा। अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था? मान लो ये पानी है, वैक्यूम है, वैक्यूम का डेंसिटी मान लो रो है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था v रो g। v मतलब वॉल्यूम, रो मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और g तो g है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड किया तो t डैश कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू उधर बचेगा fm फोर्स इन द मीडियम बाय mg माइनस u। तो mg माइनस u की जगह पे हम लोग मास तो लिखा ही नहीं, मास हो जाएगा यहाँ पे रो v। ओके, नाउ fm बाय m कितना है, हमने पहले निकाला था v g माइनस u कितना है, u अभी निकाला हमने v रो g। अच्छा, अभी दोनों का निकल गया है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू दिस वन, tan थीटा इक्वल्स टू दिस वन, तो दिस इज इक्वल्स टू दैट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू दैट अगर हो गया तो FO बाय रो VG इज इक्वल्स टू FM बाय O VG सिग्मा VG माइनस V रो G। तो FM बाय सिग्मा VG इज इक्वल्स सॉरी F नॉट बाय FM बाय, यहाँ पे कॉमन क्या क्या होगा मेरे ख्याल से, तो V और G कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा सिग्मा माइनस V, तो V और V कट जाएगा, G और G कट जाएगा। अब देखो डेंसिटी जो है उसका वैल्यूज दिया हुआ है, एक का 0.5 है, एक का 1.5 है, तो सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 FM, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा F नॉट बाय 1.5 इक्वल्स टू FM बाय 1। तो FM इक्वल्स टू F नॉट बाय 1.5, और ये किसका फॉर्मूला है कि FM इक्वल्स टू F नॉट बाय क्या आता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया 1.5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको मैंने ईच एंड एवरी स्टेप पार्ट बाय पार्ट में सब कुछ यहाँ पे करके दे दिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, तो ईच एंड एवरी स्टेप आपको मिल जाएगा कि ये आंसर 1.5 कैसा है। तो आई होप कि ये रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी
का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।